हेलो नमस्ते, वेलकम टू इट इज़ ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 का चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। देखिए, ये जो चैप्टर का टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि लॉस्ट स्प्रिंग जितने भी सीजन्स होते हैं उन सारे सीजन में, सारे मौसम में सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? स्प्रिंग का होता है, बसंत ऋतु होती है। तो यहाँ पे हमारी जो पूरी एज है उसमें भी सबसे अच्छी एज कौन सी होती है? चाइल्डहुड होती है। तो लॉस्ट स्प्रिंग उस लॉस्ट चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत सारे बच्चे गरीबी की वजह से या फिर ऐसे ही किसी और रीज़न की वजह से खो देते हैं। सो चलिए हम लोग करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी ऑथर है अनीस जंग। इनका जन्म हुआ था रौरकेला में और इन्होंने अपने पूरे चाइल्डहुड को और अपने एडोलसेंस को हैदराबाद में स्पेंड किया था। एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था में। इन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद से रिसीव की थी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अपनी पढ़ाई इन्होंने की थी। इनके पेरेंट्स दोनों राइटर्स थे। अनीस जंग ने अपनी करियर की शुरुआत इंडिया में एक राइटर के तौर पर की थी। राइटर होने के साथ साथ ये एक एडिटर भी थी और इंडिया और अब्रॉड में मेजर न्यूज़पेपर में कॉलमनिस्ट का काम भी किया करती थी। और इन्होंने बहुत सारी बुक्स को ऑथर भी किया था, यानी बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी भी थी। यहाँ पे अभी हम जो पढ़ने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग, ये एक एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट मतलब होता है अंश है उनकी एक बुक का, जिस बुक का टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस चैप्टर में ये एनालाइज करती है एकदम पीस के रख देने वाली गरीबी और ऐसे ही परंपराओं की जो इन बच्चों को एक एक्सप्लॉयटेशन की लाइफ जीने पे मजबूर कर देती है, जो इन बच्चों को शोषण भरी एक लाइफ जीने पे मजबूर कर देती है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। देखिए, इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है उसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। गार्बेज मतलब होता है कचरा, कूड़ा कचरा। तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा। साहिब जो कि मुझे डेली मॉर्निंग में मिलता है, मेरे पड़ोस के कचरे के ढेर में गोल्ड ढूंढता हुआ। गोल्ड मतलब कोई भी वैल्यूएबल आइटम ढूंढता हुआ कचरे के ढेर में जो मुझे डेली मिलता है, उससे मैं पूछती हूँ तुम ऐसा क्यों करते हो? मतलब तुम कचरा ढूंढने का या कचरा बीने का काम क्यों करते हो? साहिब काफ़ी लंबे टाइम पहले ही अपना घर छोड़ चुका है। उसका जो घर था ये ढाका के हरे भरे खेतों के एकदम बीचों बीच स्थित था। अमिस मतलब होता है बीचों बीच। लेकिन उसका जो होम है वो अब उसकी डिस्टेंट मेमोरी में भी नहीं है, उसकी दूर की यादाश्त में भी नहीं है। मतलब वो अपने घर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वहाँ पे बहुत सारे तूफान आए थे जो उनके खेत और उनके घरों को बहा के ले गए, ऐसा उसकी मदर उसे बताया करती है। इस वजह से उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी। यहाँ पे बिग सिटी में आके गोल्ड ढूंढना पड़ा जहाँ पे अब वो रहते हैं। मतलब इन्हें इन बड़े शहरों में आ जाना पड़ा जहाँ पे अब रहते हैं और कचरे के ढेर में इन्हें अपनी आजीविका ढूंढनी होती है। तो जब ऑथर उससे पूछती है तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो बड़बड़ाते हुए बोलता है दूर देखते हुए, क्योंकि मेरे पास करने के लिए और कुछ है ही नहीं। मैंने बोला अच्छा तुम स्कूल जाया करो। ग्लिबली मतलब होता है बेतुकेपन से मैंने उसे बोला, और तुरंत ही मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी एडवाइस कितनी होलो साउंड करती है, मतलब कितनी खोखली एडवाइस मैं उसे दे रही हूँ। साहिब बोलता है लेकिन मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है, अगर कोई स्कूल बना देगा तो मैं वहाँ पे चला भी जाऊँगा। मैंने बोला अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करती हूँ क्या तुम आओगे? मैंने मजाक करते हुए पूछा। वो बोलता है हाँ। स्माइल करते हुए वो बोलता है बिल्कुल मैं आऊँगा। थोड़े दिनों बाद मैंने उसे देखा, वो भागकर मेरे पास आ रहा है और मुझसे पूछता है क्या आपका स्कूल बन के रेडी हो गया? मैंने बोला स्कूल बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और मैं बोलते ही थोड़ी सी एम्बेरस हो गई कि मैंने उससे एक ऐसा प्रॉमिस कर लिया जिसका कोई मीन ही नहीं है, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। लेकिन मेरे जैसे प्रॉमिसेस उसकी धुंधली दुनिया के हर एक कॉर्नर में भरे पड़े हैं। मतलब उसकी जो अंधकार भरी दुनिया है उसमें पता नहीं कितने लोगों ने मेरे जैसे झूठे वादे उससे किए होंगे। कुछ महीने तक उसे जानने के बाद में मैंने उससे उसका नाम पूछा। नाम पे वो अनाउंस करता है साहिब ए आलम। वो अपने नाम का मतलब भी नहीं जानता। अगर वो अपने नाम का मतलब जानता होता, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड का देवता, तो शायद ही वो अपने नाम पे बिलीव करता। लेकिन वो बिल्कुल अनअवेयर है उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल भी उसे आइडिया नहीं है। और इन सब के बावजूद वो इधर उधर गलियों में घूमता रहता है अपने फ्रेंड्स के साथ में, उसके दोस्तों के साथ में। ये दोस्त जो कि नंगे पाँव वाले लड़कों की एक आर्मी है, एक टीम है,
जो कि मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर होती है और नून में डिसअपीयर हो जाती है। यानी जैसे बर्ड्स होते हैं ना, मॉर्निंग में सारे झुंड बना के निकलते हैं अपने काम धंधे के लिए, खाने का जुगाड़ करने के लिए, और फिर आफ्टरनून में वापस आ जाते हैं। वैसे ये बॉयज़ हैं, मॉर्निंग में निकलते हैं कचरा बीनने के लिए और आफ्टरनून में वापस आ जाते हैं। कुछ महीनों बाद में अब मैं उन सब को पहचानने लग गई थी और एक दिन मैंने उनसे पूछा, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं? मैंने पूछा एक लड़के से। मेरी मदर उन्हें अलमारी से नीचे ही नहीं उतारती, वो सिंपली आंसर करता है। अगर वो नीचे उतार के भी दे देती है तो भी उन्हें फेंक देगा। एक दूसरा लड़का जिसने ऐसे शूज़ पहन रखे थे जो मैच नहीं करते थे, वो जवाब देता है। एक दूसरा लड़का जिसने बिना मैच वाले शूज़ पहन रखे थे, वो जवाब देता है कि अगर इसकी मम्मी इन्हें उतार के भी देती है चप्पल तो भी ये उनको नहीं पहनेगा और उन्हें फेंक देगा। जब मैं इस पर कमेंट करती हूँ कि ऐसा क्यों करेगा, तो कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ अपने पाँव घिसने लग जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। मुझे शूज़ चाहिए। एक तीसरा लड़का बोलता है जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी जूते की एक जोड़ी भी नहीं पहनी। अब पूरे सिटी में, पूरे कंट्री में इधर उधर घूमते हुए मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो नंगे पाँव इधर उधर घूमते रहते हैं सिटीज़ में, गांव की रोड पे। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी के कारण होता है, बल्कि एक ट्रेडिशन है नंगे पाँव रहना। ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है इस रीज़न का कि ये एक परंपरा बना चुके हैं अपने आप को गरीब दिखाने की। मैं कई बार तो ये सोचती हूँ कि क्या यही एक एक्सक्यूज़ है, यही एक बहाना है एक्सप्लेन करने का परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल मतलब होता है स्थायी। तो क्या ये एक तरीका है गरीबी की स्टेट शो करने का? क्या गरीबी दिखाने का ये एक तरीका है जिसमें कि नंगे पाँव रहा जाता है? खैर, मुझे एक कहानी याद आती है एक आदमी की, और वो मैन उडुपी का रहने वाला था जिसने मुझे कहानी सुनाई थी कि जब वो कभी छोटा बच्चा हुआ करता था तो स्कूल जाया करता था एक पुराने मंदिर के आसपास से, जहाँ पे उसके फादर एक प्रीस्ट हुआ करते थे, पंडित हुआ करते थे। वो थोड़ी देर के लिए मंदिर के पास में रुकता और एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए प्रे किया करता था। 30 साल बाद में मैं उसी टाउन में गई और उस मंदिर में गई। वो मंदिर जो कि पूरी तरह से सुनसान हो चुका है, वीरान हो चुका है, और उस मंदिर के बैकयार्ड में, उस मंदिर के पीछे की तरफ जहाँ पे अब नया पंडित रहता है, वहाँ पे रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स हैं। एक लड़का है जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी है, सॉक्स और शूज़ भी पहन रखे हैं। वो हाफते हुए आता है, अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पे फेंक देता है। उस लड़के की तरफ देखकर मुझे याद आ जाती वही पुरानी वाली प्रेयर जो वो लड़का कभी किया करता था देवी माता से, जब उसे लास्ट में फाइनली पेयर ऑफ शूज़ मिल गया था। मतलब पहले तो वो किसके लिए प्रार्थना किया करता था कि मुझे जूते मिल जाए। जब उसे जूते मिल गए, जूते की जोड़ी मिल गई, तो वो देवी माता से प्रार्थना किया करता था कि मेरे ये जूते कभी भी खोने ना पाए, और देवी माता ने उसकी प्रार्थना सुन भी ली। उस पंडित के बेटे जैसे अब जितने भी छोटे बच्चे हैं वो अब जूते पहनते हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे ऐसे भी रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर्स होता है कचरा बीनने वाले लोग। लेकिन मेरे नेबरहुड में बहुत सारे ऐसे भी रैग पिकर्स हैं जो शूलेस रहते हैं, जो जूते नहीं पहनते। इन लोगों से जब मेरी जानकारी हुई, एक्विंटेंस मतलब होता है जान पहचान, जब इन नंगे पांव रहने वाले कचरा बीनने वाले लोगों से मेरी जानकारी हुई तो मैं सीमापुरी आ गई। मतलब इनके बारे में डिटेल में और स्टडी करते करते मैं सीमापुरी आ गई। सीमापुरी जो कि दिल्ली की पेरीफरी पे स्थित है। पेरीफरी मतलब बाउंड्री पे स्थित है, हालांकि दिल्ली से थोड़ा सा दूर है मेटाफोरिकली। वो लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो लोग घुसपैठी है, स्क्वेटर्स होता है घुसपैठी, जो कि बांग्लादेश से आए थे 1971 में। साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी उस समय पूरी तरह से वीरान हुआ करता था। वाइल्डनेस मतलब होता है वीरान। आज भी वो वीरान है, लेकिन आज खाली नहीं है। यहाँ पे मिट्टी के कई सारे घर बने हुए हैं जिन पे टीन की रूफ है या तारपोलिन की रूफ है। तारपोलिन होता है तिरपाल, उन पे टीन या तिरपाल की छत है, लेकिन वहाँ पे सीवेज, ड्रेनेज या फिर रनिंग वाटर की कोई फैसिलिटी नहीं है। डिवॉइड मतलब होता है रहित। सीवेज, ड्रेनेज या फिर रनिंग वाटर से पूरी तरह से रहित है। और यहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स आज भी रहते हैं। वो लोग यहाँ पे 30 ईयर्स से ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं, बिना आइडेंटिटी के, बिना परमिट के, लेकिन हाँ राशन कार्ड उनके पास है और वोटर लिस्ट में भी उनका नाम प्रिंटेड है, जिससे कि वो ग्रेन खरीद सकते हैं, अनाज खरीद सकते हैं। क्योंकि खाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, अपनी आइडेंटिटी से भी ज़्यादा। मतलब सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा खाना ज़रूरी है। मतलब जब मैंने औरतों के ग्रुप से पूछा कि तुमने अपने हरे भरे खेत, नदियों वाली जगह क्यों छोड़ दी, तो उसमें से एक औरत जिसने एक फटी हुई साड़ी पहन रखी थी वो मुझे जवाब देती है कि अगर दिन के एंड में हम लोग अपनी फैमिली को खाना खिला सके और पेट भर खाने के साथ अगर हम लोग सोने के लिए जा सके
तो हम लोग हमारे हरे भरे खेतों के बजाय यहीं पे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ पे भी उन्हें खाना मिलता है वहीं पे वो लोग अपने टेंट गाड़ लेते हैं। पिच मतलब होता है गाड़ना, और वही उनका टेम्परेरी होम बन जाता है। ट्रांजिट मतलब होता है टेम्परेरी। बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं और सर्वाइवल में अपने पेरेंट्स के पार्टनर्स बन जाते हैं। सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना, और सीमापुरी में जिंदा रहने का मतलब है रैक पिकिंग यानी कचरा बीनना। काफ़ी सालों तक इस कचरा बीनने की कला ने भी एक फाइन आर्ट का प्रपोजिशन गैदर कर लिया, एक्वायर कर लिया है। मतलब काफ़ी सालों में कचरा बीनना भी एक कला बन चुका है। उन लोगों के लिए गार्बेज किसी गोल्ड से कम नहीं है, किसी सोने से कम नहीं है। ये उनकी डेली ब्रेड है, मतलब उनकी रोजी रोटी है। डेली ब्रेड मतलब रोजी रोटी। उनके सिर के ऊपर एक छत है, चाहे ये छत टपकती हुई क्यों ना हो। मतलब कचरा बीनने की वजह से उन्हें सिर के ऊपर छत मिल जाती है और उन्हें खाने के लिए भी मिल जाता है। लेकिन एक बच्चे के लिए कचरा बीनना इससे भी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी मुझे 1 रुपये का कॉइन भी मिल जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी 10 रुपये भी मिल जाते हैं। साहिब बोलता है और उसकी आंखों में ये बोलते ही चमक आ जाती है। और जब आपको एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है कचरे के ढेर में, तो आप कभी भी टटोलना, स्क्रॉन्चिंग मतलब होता है ढूंढना या टटोलना, तो आप कभी भी टटोलना बंद नहीं करते, क्योंकि और ज़्यादा मिलने की उम्मीद होती है। वही होता है ना कि जब आपको कचरे के ढेर में कभी 1 रुपया या 10 रुपया मिल गया, तो आपको और ज़्यादा उम्मीद होगी कि हो सकता है 20 रुपये भी मिल जाए, 50 रुपये भी मिल जाए। तो आप कभी भी उसमें कचरा बीनना बंद नहीं करते। ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे के लिए गार्बेज का एक अलग ही मीनिंग है जो उनके पेरेंट्स के लिए। भाई पेरेंट्स के लिए तो गार्बेज का क्या मीनिंग है? पेरेंट्स के लिए कचरे का मीनिंग है सर्वाइवल, यानी अपनी आजीविका कमाना। लेकिन बच्चों के लिए कचरे का क्या मीनिंग है? एक वर्ल्ड जो कि पूरी तरह से मिस्ट्री में रैप्ड है। मतलब एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से रहस्यमयी है। कभी भी कुछ भी मिल सकता है। हो सकता है खिलौना मिल जाए, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, क्योंकि बच्चों के लिए ये आश्चर्य में लिपटी हुई एक दुनिया है और बड़ों के लिए सर्वाइवल का एक माध्यम है। कचरा बीनना बच्चों के लिए आश्चर्य में लिपटी हुई दुनिया और बड़ों के लिए सर्वाइवल का एक मीडियम, जिंदा रहने का एक मीडियम। एक विंटर मॉर्निंग मैंने देखा साहिब फेंस गेट के पास में खड़ा हुआ है अपने पड़ोस में। फेंस मतलब एक फेंसिंग जैसे लगी रहती है ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से। तो इस वाले गेट के पास में खड़ा हुआ है उनके पड़ोस वाले क्लब के पास में, और 2 यंग मैन को देख रहा है जिन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए हैं और टेनिस खेल रहा है। और जब मैंने साहिब से पूछा तो वो बोलता है मुझे ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है। बड़बड़ाते हुए, भिन भनाते हुए वो बोलता है, और वो एकदम संतुष्ट है। फेंसिंग के पास में खड़ा होकर इस गेम को देखने में ही वो संतुष्ट है। मतलब इससे ज़्यादा उसे और कुछ चाहिए ही नहीं। वो बोलता है कि जब कोई आसपास नहीं होता तो मैं अंदर भी चला जाता हूँ। गेट कीपर मुझे झूला झूलने देता है। स्विंग मतलब होता है झूला। गेट कीपर मुझे झूला झूलने देता है। साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहन रखे थे जो कि उसके डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर बहुत अजीब लग रहे थे। किसी ने मुझे ये जूते दे दिए, वो बोलता है। जब मैंने उससे पूछा तो वो एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है कि ये जूते मुझे किसी ने दे दिए। फैक्ट तो ये है, ये किसी रिच बॉय के डिस्कार्डेड शूज़ है, मतलब फेंके हुए जूते हैं, जिसने उन्हें पहनने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इनमें छेद हो गया था, होल हो गया था। लेकिन इससे साहिब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो अपनी पूरी लाइफ भर नंगे पाँव ही चला है, उसके लिए ऐसे जूते जिसमें एक होल है, जिसमें एक छेद है, वो भी सपने सच होने से कम नहीं है। लेकिन जिस गेम को वो इतने ध्यान से देख रहा है, ये गेम उसकी रीच से, उसकी पहुंच से बहुत दूर है। आज मॉर्निंग साहिब मुझे मिल्क बूथ की तरफ जाते हुए दिखा। उसके हाथ में स्टील कैनिस्टर है, और जब मैंने उससे पूछा तो वो बोलता है अब मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ जो कि रोड के किनारे पर है। वो बोलता है दूर इशारा करते हुए, और मुझे 800 रुपये मिलते हैं और खाना भी मिल जाता है। मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें जॉब पसंद आई? तो उसके फेस पे केयरफ्री लुक गायब हो गया। मतलब अभी तक जो उसके फेस पे केयरफ्री लुक था वो एकदम गायब हो गया। टेंशन आ गई उसके चेहरे पर, क्योंकि ये जो स्टील कैनिस्टर है ये प्लास्टिक बैग से काफ़ी ज़्यादा हैवी उसे लग रहा था। प्लास्टिक बैग जो कि वो अपने कंधों पे इतना लाइटली कैरी किया करता था। देखिए इस लाइन के यहाँ पे 2 मीनिंग है। एक तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार स्टील कैनिस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेट होगा, 10 लीटर, लेकिन प्लास्टिक बैग में हो सकता है 15 किलो के आसपास का भी वेट हो, तो फिर स्टील कैनिस्टर कैसे हैवी होगा? तो यहाँ पे बात एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी की गई है। जब उसके पास प्लास्टिक बैग था तो उसके ऊपर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई वजन नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ नहीं था। लेकिन अभी स्टील कैनिस्टर के साथ में इसके पास
रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, जिम्मेदारी आ गई। जब इसके पास प्लास्टिक बैग हुआ करता था, ये अपनी मर्जी का मालिक था। जब इसकी इच्छा होती ये कचरा बीनने के लिए जा सकता था, इसे बोलने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन जब से इसने स्टील कैनिस्टर उठाया है, इसके कंधों पे बोझ आ चुका है जिम्मेदारियों का। अब ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बैग उसका हुआ करता था। लेकिन स्टील कैनिस्टर किसका है? उस आदमी का जिसकी टी शॉप है। साहिब अब अपना खुद का मास्टर नहीं है, साहिब अब अपनी मन मर्जी का मालिक नहीं है। और इसी के साथ ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरी, हिंदी एक्सप्लेनेशन, सारे कैरेक्टर स्केच, ये सब आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। मिलते हैं हम लोग इसी तरह के और किसी नेक्स्ट और मज़ेदार वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।